कुछ प्रॉब्लम से वो सफ़र कर रही है। तो सबसे पहला जो बीइंग आंगनबाड़ी आशा वर्कर अपना ये रहता है कि अपन उनको इस तरह से जागरूक करें कि उनको अगर इस रिलेटेड में कोई भी प्रॉब्लम आए रिगार्डेड पीरियड्स तो वो आप लोगों से कॉन्टैक्ट करें या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि छोटी छोटी दिक्कतें कब बड़ी दिक्कत बन जाती है वो पता नहीं लगता। तो आप लोग इतना फ्रेंडली जब उनसे हो जाते हो तो वो आप लोगों से डिस्कस कर पाते हैं, क्योंकि आप लोग मेजोरिटी में फीमेल्स होती हो और वो भी फीमेल्स होती है, तो कॉन्वर्सेशन थोड़ा अच्छा रहता है। अभी बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ अबाउट मेंसेस या पीरियड्स, नेचुरल साइकिल के बारे में। तो सबसे पहले तो ये बहुत बिल्कुल नेचुरल चीज़ है, ये एक प्रकृति की देन है। तो सबसे पहले तो फीमेल्स में इस चीज़ की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि ये एक नेचुरल चीज़, ये कोई और हाँ मतलब जो एक हुआ है सोसाइटी में कि जेंट्स को इससे दूर रखा जाए, इस चीज़ का जिक्र नहीं किया जाए, तो ये कोई बुरी चीज़ नहीं, एक अच्छी चीज़ भी नहीं है, बुरी चीज़ भी नहीं है, ऐसा ना सोच के ये एक नेचर की देन है, जो है सो है, मतलब इसको एक्सेप्ट करना है अपने आप को कि ये चीज़ है। तो ये चीज़ हमें एक मैसेज सोसाइटी में देना है। आप लोग रूरल फीमेल से डील करते हो जहाँ पे इस चीज़ को एक बहुत मतलब आपको तो पता ही है कि किस भेड़ाभाव से देखा जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं है, ये एक नेचुरल चीज़ है, जैसे सोना है, उठना है, बैठना है, खाना है, ये सब चीज़ें वैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंसेस पीरियड। तो आयुर्वेद की जब बात करते हैं तो आयुर्वेद में कोई भी बीमारी का अगर जिक्र आता है तो कोई भी रोग या बीमारी या डिजीज क्यों होगी, तो तीन चीज़ों के बिगाड़ से कोई भी बीमारी होती है, वात, पित्त या कफ, ऐसी तीन चीज़ें होती है। तो वात जो है, अभी आप बैठे हो मेरे सामने, आपकी आंखें झपक रही है या आप हाथ हिला रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, पूरी नर्वस जो कंडक्शन है हमारे में उसके लिए वात रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि जो ब्लड फ्लो कर रहा है यूट्रस में, हमारी वेन्स में, अगर कोई भी मूवमेंट हो रही है तो किसकी वजह से हो रही है, वात की वजह से हो रही है। पित्त की वजह से क्या होता है, तो जो भी डाइजेशन का काम होता है, हीट, एंगर, गुस्सा, स्किन का लश्चर जो है वो पित्त की वजह से होता है, मेमोरी, इंटेलिजेंस, ये सारा काम पित्त का है। उसको ब्लड से और पित्त का, रक्त का और पित्त का आपस में अच्छा खासा रिलेशन होता है। उसके बाद में तीसरा दोष है कफ, तो जो बॉडी का वाटर एलिमेंट है, या पंच महाभूत की दृष्टि से देखें तो जो पृथ्वी और जल महाभूत है, तो वो कफ बनाता है। कफ मतलब वाटर एलिमेंट, मतलब हमारे बॉडी के जितने भी फ्लूइड्स हैं, जॉइंट्स के अंदर जो बोलते हैं, बहुत ही लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि घुटनों के अंदर का ग्रीस खत्म, तो यानी कि वहाँ पे कफ होता है। श्लेष्मक कफ, कफ के भी टाइप होते हैं, पित्त के भी टाइप होते हैं। हम जितना चाहे डीप जा सकते हैं, लेकिन जितना आपके लिए जरूरी है उतना डिस्कशन करें, जो आप आगे जाके किसी को कुछ बता सको, नॉलेज दे सको। तो इस तरह से अगर कोई भी बीमारी हो रही है शरीर में, तो आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट से वो तीन चीजों से है, वात, पित्त और कफ। वात मतलब मूवमेंट, पित्त मतलब हीट या डाइजेशन या बॉडी का लश्चर, मेमोरी, और कफ यानी कि बॉडी का वाटर एलिमेंट। ये तीन चीजें हैं, इनके बिना बीमारी नहीं होगी। अगर ये नॉर्मल है तो बॉडी नॉर्मल है, अगर ये बिगड़ गए तो बॉडी बिगड़ गई, इस तरह की चीजें हैं। उसके बाद में हम जो भी खाते हैं, तो जो भी मील हम ले रहे हैं उसको अपन बोलते हैं आहार। आहार मतलब हम जो खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, और जो हमारा लाइफस्टाइल है, रात को कितने बजे सो रहे हैं, सुबह कितने बजे उठ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रही है, स्ट्रेस, ये सब हमारा विहार हो गया। तो दो चीजें हो गई, आहार और विहार। तो ये दोनों चीजें, जिसकी अच्छी है वो हेल्दी रहेगा, जिसकी खराब है वो बीमार हो जाएगा। कितना सिंपल सा फंडा है। जो हम खा रहे हैं, अभी हम सब ने एक मील ली, तो जिसकी डाइजेशन पावर अच्छी है, जिसका पित्त अच्छा है, उसका वो समोसा और गुलाब जामुन बड़े अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। जिसका नहीं है उसका वो डाइजेस्ट अच्छे से नहीं होगा, मे भी उसको कल प्रॉब्लम है। एक बार खाया समोसा गुलाब जामुन, डाइजेशन पावर अच्छा है, यानी कि पित्त अच्छा नहीं था, तो वो बॉडी कैसे ना कैसे उसको टैकल करेगी। लेकिन जो हर रोज खा रहा है, हर रोज कुछ ना कुछ फास्ट फूड खा रहा है, मायोनीज खा रहा है, पिज्जा खा रहा है, डाइजेशन पावर वीक है, पित्त वीक है, लेकिन फिर भी खा रहा है, तो अग्नि बोलते हैं डाइजेशन पावर को आयुर्वेद। अग्नि हो जाएगी मन, बोलेंगे अग्नि मन है। यहाँ से आयुर्वेद में सारी बीमारियों का जो रूट कोज है वो क्या है, अग्नि मन है। अग्नि डाइजेशन पावर का कम हो जाना है, यहाँ से सारी, मतलब आयुर्वेद बोलता है ना, बहुत आप लोगों ने सुना होगा कि पेट से सारे रोग शुरू होते हैं, तो ऐसा फैक्टर होता है। तो जब हम लोग जो खा रहे हैं, तो आयुर्वेद में क्या बताया गया है, जो रज है, मतलब जो आर्तव है या जो मेंसेस है, आयुर्वेद में मेंसेस को पीरियड्स को रज या आर्तव ऐसा वर्ड दिया गया। तो जो रज है या पीरियड्स हैं वो कहाँ से बनते हैं, तो रस धातु से बनते हैं। जैसे तीन दोष मैंने आपको बताया, वात, पित्त, कफ, तो बॉडी की जो कंस्टिट्यूशन है वो है तीन दोष, वात, पित्त, कफ, 7 धातु है और 3 मन। तो 7 धातुएं कौन सी हैं, उसमें से अपने लिए क्या इंपॉर्टेंट है आज के लिए वो बताता हूँ। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र,
तो रस मतलब बॉडी का जो प्लाज्मा है, रक्त मतलब ब्लड, मांस मतलब मसल्स, मेद मतलब फैट, अस्थि मतलब बोन्स, मज्जा मतलब जो ये अपना सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है ब्रेन के अंदर, और शुक्र मतलब सीमन। ऐसा ये 7 धातुएं हमारी बॉडी की कंस्टिट्यूएंट्स, मतलब इन सातों से हमारी बॉडी बनती है। ये सही है तो शरीर सही है। जब जो दोष मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वात पित्त और कफ, ये किसको बिगाड़ेंगे कि बॉडी में डिजीज होगी, तो ये 7 धातुओं को बिगाड़ेंगे तो बॉडी में डिजीज होगी। और फाइनली 3 मल, 3 मल मतलब मूत्र, पुरीश और स्वेट, मतलब यूरिन, फीकल मैटर और पसीना, स्वेट, ये 3 चीजें मल होगी, मतलब ये बॉडी से निकलना चाहिए। तो जिसका ये 3 मल बॉडी से अच्छे से नहीं निकल रहे वो बीमार पड़ जाएगा, क्योंकि इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर किसी को पसीना अच्छे से नहीं आ रहा या यूरिन अच्छे से नहीं आ रहा तो किडनी पे लोड पड़ेगा, अगर वो कंटिन्यूअसली चलता रहा तो इन्फेक्शन होगा, और भी कंटिन्यूअसली चलता रहा तो किडनी डेथ होने लगेगी, कल को डायलिसिस तक जाना पड़ सकता है। आज सिर्फ यूरिन में प्रॉब्लम है, कल वो डायलिसिस तक जा सकता है। तो आयुर्वेद जो फोकस करता है, इसका जो प्रयोजन है वो 2 चीजों को लेके है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण, और दूसरा आतुरस्य विकार प्रशमनम। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण मतलब स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं, मतलब मैं हेल्दी हूं तो मतलब मैं मस्त मौला हूं, मैं रात को 2 बजे सो रहा हूं, मैं कुछ भी खा रहा हूं, कुछ भी पी रहा हूं, बस एक ही जिंदगी है, जीनी है, बाढ़ में जाए सब कुछ, ऐसा नहीं होता। तो आयुर्वेद जितनी बार बीमारी को ठीक करने की करता है, उतनी ही बार हम जब हेल्दी हैं तो हेल्थ को मेंटेन कैसे करें उसकी भी करता है, मतलब हमारा लाइफस्टाइल कैसा हो, खाना पीना कैसा हो, इस सब के बारे में भी करता है। इसी से रिलेटेड आयुर्वेद में जो एलोपैथी में इतना डिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में डिस्क्रिप्शन है रजस्वलाचर्या। रजस्वलाचर्या मतलब जब पीरियड्स हो रहे हैं तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा, मतलब अभी मैं आपको टॉपिक से ही बताता हूँ, फिर उस पॉइंट पे भी हम आएंगे रजस्वलाचर्या पे। तो सबसे पहले आयुर्वेद में क्या बताया गया वो जनरल है कि ऑलमोस्ट 30 डेज के बाद, 30 डेज की साइकिल होती है और फिर से मेंसेस आता है, पीरियड्स आते हैं, 3 से 5 दिन का फ्लो रहता है फीमेल में, वो आपको पता है, ठीक है। उसके बाद में रस मतलब अपन बात करते हैं जो भी अपन खाएंगे, तो सबसे पहले जो मैंने एक चपाती खाई, उसके ऊपर मेरे स्टमक में से डाइजेस्टिव जूसेस निकलेंगे, खाना पचेगा, पच के सबसे पहले क्या बनता है, रोटी खाई, वो रोटी हो गई तो यहाँ नहीं पड़ी ना, उससे मसल बन रही है, फैट बन रहा है, बोन बन रही है, तो सबसे पहले बनता है रस। रस मतलब प्लाज्मा, मतलब एक्चुअली प्लाज्मा नहीं, लेकिन ठीक है कोरिलेट करने के लिए बोल सकते हैं ताकि हम सबको समझ में। तो सबसे पहले बनता है रस यानी प्लाज्मा, और उस रस से बनता है जो रज यानी आर्तव यानी पीरियड्स में आने वाला ब्लड। तो यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि जो हम खा रहे हैं, जैसा हम खा रहे हैं उसका डायरेक्ट इफेक्ट जाएगा रज पे यानी कि पीरियड्स पे, यानी कि होने वाले फ्लो पे। यानी कि जो आजकल वो कंप्लेन करते हैं कि बहुत ज्यादा पेन हो रहा है पीरियड्स के दौरान, बर्निंग सेंसेशन होती है, थकान महसूस हो रही है, आयुर्वेद में साफ साफ लिखा है कि ये जो 3 से 5 दिन का फ्लो होता है वो पेनलेस होता है, उसमें कोई पेन नहीं होता, बर्निंग नहीं होती, सिर्फ थकान रहती है, ऐसा। लेकिन अभी हम क्या सुनते हैं, तो हर किसी को, ऑलमोस्ट सबको क्रैम्प्स हो रहे हैं, पीरियड्स में प्रॉब्लम हो रही है, प्री पीरियोडिक सिम्टम्स आ रहे हैं, किसी को सिर दुख रहा है, किसी के मूड स्विंग्स हो रहे हैं। लेकिन आयुर्वेद में ऐसा नहीं बताया। ऐसा क्यों अब सबको सिम्टम्स आने लगे हैं? हमारे गलत लाइफस्टाइल की वजह से, हमारे गलत खाने पीने की वजह से। तो अगर सबसे पहला अब अपना मैसेज क्या जाएगा, सबसे पहले खुद को, क्योंकि आप सब लोग फीमेल हैं, और उसके बाद सोसाइटी को, कि हमारी लाइफस्टाइल और खाना अगर हम अच्छा रखेंगे तो ये पीरियड्स में आने वाली छोटी छोटी दिक्कतें ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी, बिकॉज इट इज अ पेनलेस थिंग। इसमें कोई पेन वेन होता नहीं है अगर सब कुछ सही है आपके बॉडी में। तो अगर पेन बहुत ज्यादा हो रहा है इसका मतलब ये चीज सही नहीं है। उसके बाद में इसका जो कलर बताया था वो रेड लोटस का कलर का इंपॉर्टेंस क्या है? कलर का इंपॉर्टेंस कुछ ऐसा है, अगर इसका कलर रेड लोटस के जैसा नहीं है, पद्मक पुष्प बोलते हैं, नहीं रेड लोटस, तो अगर बोलता है कोई बोलता है कि मेरा जो फ्लो का या ब्लड का जो कलर है बहुत ज्यादा ब्लैकिश है, तो ब्लैकिश का मतलब कहीं ना कहीं इसका वात बिगड़ा हुआ है। कोई बोलता है कि इसका जो कलर है वो बहुत ज्यादा कभी-कभी ब्लूइश या ग्रीन सुनने को भी मिलता है रेयर पेशेंट्स में, तो पित्त बिगड़ा हुआ है। और जब व्हाइटिश या स्लाइमी सफेद कुछ है तो वो कफ, क्योंकि कफ वाटर एलिमेंट है तो वो व्हाइट की तरफ जाएगा, वात ब्लैक की तरफ लेके जाता है। तो यानी कि कलर की भी इंपॉर्टेंस है कि आपका कलर कैसा है आने वाले ब्लड का, तो वहां से भी अपन एनालाइज कर सकते हैं कि ये नॉर्मल है, इसका फ्लो या अब। उसके बाद में खाने पीने के बारे में मैंने आपको अभी तक बता दिया कि लाइफस्टाइल और खाना पीना अच्छा रखना चाहिए। आगे बताऊंगा कि किस खाने पीने से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ओके।
इसके बाद में तीन चीजें होती है। पूरी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है आपने को बताया इन जनरल ओवरी से एग बाहर निकलता है, जिसके साथ स्पर्म मिलता है तो फिर आगे जाके फीटस बनता है। तो ये जो पीरियड है सेकंड पीरियड उसको बोलते हैं ऋतुकाल का पीरियड। तो जो ब्लड फ्लो रहा था मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया कि वात क्या करता है, किसी भी मूवमेंट के लिए वात की रिक्वायरमेंट है। तो ये जो स्टार्टिंग के 3 से 5 दिन का टाइम है वो पीरियड का बाहर निकलने का यानी ब्लड का फ्लो होने का, तो वो वात बढ़ी हुई है पेशेंट की या फीमेल की। पेशेंट को नहीं बोलेंगे नेचुरल प्रोसेस। बाद का जो जिस दिन से ब्लड फ्लो बंद हो गया तब से लेके 14वें दिन तक, अगर आइडियल केस माने 28 डेज की साइकिल कंसीडर करते हैं तो वो 14 दिन तक उसको बोलेंगे ऋतुकाल का पीरियड। यानी कि इसमें क्या बढ़ा हुआ रहेगा, तो कफ बढ़ा हुआ रहेगा, क्योंकि कफ क्या वाटर एलिमेंट है। इस टाइम पे यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है उसमें ग्रोथ होती है। ग्रोथ होती है क्यों होती है, क्योंकि बेसिकली पीरियड्स किस लिए आ रहे हैं, फर्टिलाइजेशन के लिए आ रहे हैं। उसका उद्देश्य क्या है, मोटो क्या है अल्टीमेटली कि फर्टिलाइजेशन हो सके और फीटस बन सके, डिलीवरी हो सके। तो ये जो अप टू 14वें दिन 14 डे का जो पीरियड है वो कफ का रहता है, यानी कि जो एंडोमेट्रियम है उसकी ग्रोथ अच्छी खासी होगी, ताकि अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो वो अच्छे से एंडोमेट्रियम उसको होल्ड कर सके फीटस को। फिर 14th डे पे जब ओवुलेशन हो गई उसके बाद का जो पीरियड है अप टू 14 से 28 दिन तक का उसको बोलेंगे अपना ऋतु व्यतीत काल। ऋतु व्यतीत काल बोलते हैं या फिर मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्रेटरी फोर्स बोलते हैं। जब ल्यूटियल फेज आता है यानी कि ओवुलेशन हो गया, ओवरी से बाहर निकल गया, अब इधर बनने लगेगा कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है, तो वो 14 दिन का ऐसा फेज होता है सिक्रेटरी फेज। तो सीक्रेशन कब होती है, पित्त की वजह से होती है। तो ये जो वात का पीरियड आ गया वो पित्त का रहेगा। तो यानी कि स्टार्टिंग के कुछ दिन जब फ्लो रहेगा तो वात, उसके बाद में 14 दिन तक जब तक ओवुलेशन नहीं होगा एंडोमेट्रियम की ग्रोथ होगी वो कफ, और आने वाला ओवुलेशन के बाद का जो पीरियड है वो पित्त का। तो इस तरह से 3 चीजें ये हो गई वात, पित्त और कफ की। अब अपने को अगर इन तीनों फेज में कौन से दिन में आपको अगर कोई फीमेल बताती है कि इन दिनों में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि अपन ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका ये वाला दोष बिगड़ा हुआ है, तो मैं आगे जाके आपको ये बताऊंगा कौन सा दोष बिगड़ा हुआ है। तो क्या होम रेमेडी आप बता सकते हो फीमेल्स को कि ये खा ले, ये आप ट्राई कर सकते हो, अगर उससे ठीक हो रहा है फिर आप बताओ कि नहीं आप तो ये जो चीज है जो पीरियड्स है इसको आयुर्वेद में शोधन का कॉन्सेप्ट है। शोधन का कॉन्सेप्ट मतलब हर महीने नेचुरली ब्लड बाहर निकल रहा है। ब्लड बाहर निकल रहा है तो ये एक अच्छी चीज मानी गई है कि बॉडी से टॉक्सिन्स इस ब्लड के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। इस वजह से फीमेल्स को ब्लड के इन्फेक्शन थोड़े से मेल्स के कंपैरेटिव कम होते हैं, क्योंकि उनका हर महीने जो खून की एक तरह से बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो सफाई हुई है। तो अगर जैसे आप लोग सोचते हो कि क्या हर महीने दिक्कत आती है, तो इसका बेनिफिट भी है। ये प्रोसीजर मेल्स में नहीं है तो उनको ब्लड के इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, रक्त दुष्टि के चांसेस ज़्यादा रहेंगे कंपैरिजन टू फीमेल्स। तो ये प्लस पॉइंट है। इसी वजह से कि इतना सारा ब्लड निकलता है तो जस्ट आफ्टर मेंसेस आप नोट करो तो थोड़ा सा जो आपका फैट या वेट आपको कम मिलेगा। तो इससे क्या होती है, थोड़ी कृष्णता यानी कि बंदा लीन हो जाता है, फीमेल जो है थोड़ी सी लीन हो जाती है। तो ये भी एक अच्छी चीज है। तो एक नेचुरल प्रोसेस गॉड गिफ्टेड है आप लोगों को कि आप हर महीने, अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जब पेशेंट आते हैं, इनफर्टिलिटी के पेशेंट आते हैं, पीरियड्स की प्रॉब्लम लेके या जेंट्स अगर कोई आ रहा है तो हम उनका शोधन करते हैं। आयुर्वेद में शोधन के कॉन्सेप्ट का कभी ना कभी आपने शायद सुना हो कि वमन विरेचन नस्य बस्ती इस तरह से देते हैं। वमन में वोमिटिंग्स लगवाते हैं, विरेचन में लूज मोशंस लगवाते हैं, ताकि इसको शोधन बोलते हैं, ताकि शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स इकट्ठे हुए हैं वो निकल जाए बाहर। जब ज्यादा मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं तो हमें शोधन करना पड़ता है, तो मेडिसिन देते हैं, अगर ज्यादा हुए तो शोधन करते हैं। तो ये आपके अंदर एक नेचुरल प्रोसेस है कि आपको इस शोधन की जरूरत कंपैरेटिव कम पड़ेगी, क्योंकि आपका हर महीने नेचुरली ही शोधन हो रहा है, तो टॉक्सिन ऑटोमेटिकली बाहर निकलते हैं। ठीक है, इसके बाद में अब अपन रजस्वला की बात करते हैं, यानी कि जब ब्लड का फ्लो हो रहा है तो उस टाइम पे क्या क्या करना चाहिए। तो पहले जो टेक्स्ट में मेंशन किया गया वो बहुत ज़्यादा चीज़ें मेंशन की गई थी कि नीचे सोना है, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। वो शायद इसलिए था कि उस समय पे फैसिलिटीज़ की थोड़ी कमी थी, तो वो चीज़ें मैं नहीं बताऊँगा जो आज के टाइम पॉसिबल ही है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पॉसिबल है और करनी चाहिए। जैसे इन 3 दिनों में हेड वॉश नहीं करना चाहिए, ऐसा लिखा है। तो ऐसा क्यों लिखा है, मतलब विदाउट रीजन हम किसी भी चीज़ को क्यों माने, तो ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि ये हार्मोनल चेंज का टाइम होता है, पित्त बढ़ा हुआ रहता है उस टाइम पे, बॉडी हीट बढ़ी हुई रहती
होती है, तो एकदम से अगर अपन हेड वॉश करते हैं तो टेम्परेचर चेंजेस आते हैं, टेम्परेचर वेरिएशन आते हैं, इसलिए 3 या 4 दिन जितना भी फ्लो है उस ड्यूरेशन में हेड वॉश नहीं करना चाहिए, उसके बाद करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में दिन में सोना नहीं चाहिए। वैसे तो आयुर्वेद में साफ साफ लिखा है कि दिन में सोना ही नहीं चाहिए, एक्सेप्ट गर्मियों के टाइम में। गर्मियों के टाइम में दिन में थोड़ा सोए तो चलेगा, लेकिन बाकी टाइम पे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इससे तीनों के तीनों दोष खराब होते हैं, बिगड़ते हैं। तो इसलिए आप इन जनरल जो जिन लेडीज से आपका कॉन्टेक्ट करता है तो उसको बता सकती हो कि दिन के टाइम में नहीं सोना चाहिए। खास करके बड़ा कॉमन प्रैक्टिस है ना घरों में कि खाना खाने के बाद 1 घंटा तो रेस्ट करते हैं, तो उससे तीनों दोष बिगड़ते हैं। और मतलब एक नहीं, वात पित्त कफ तीनों दोष बिगड़ते हैं, खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता। सिर्फ गर्मियों के दिनों में सोना अलाउड है, आधे घंटा लगभग सो सकते हैं। क्यों? वो भी क्यों, उसका भी लॉजिक है। उस टाइम पे बात बड़ी हुई रहती है, तो सोने से इतना नुकसान नहीं होता, और दिन बहुत लंबा होता है, ड्यूरेशन बहुत लंबी होती है, इसलिए सोया तो थोड़ा चलेगा, लेकिन तब भी थोड़ा ही सोना। उसके बाद में क्या नहीं करना है, तो बहुत ज़्यादा ऑयल्स की मसाज, अपना जो सेंट्स लगाना या ज़्यादा रेडी होना, और सबसे इम्पोर्टेंट जो आजकल हम लोग टीवी में एड्स देख रहे हैं, तो स्टे फ्री का यूज़ किया और उसके बाद में दिखा रहे हैं कि फीमेल जो है वो घूम रही है, कूद रही है, अपना मस्त एंजॉय कर रही है। तो वो एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में उन्होंने थोड़ा सा अतिशयोक्ति कर दी, उस चीज़ की ओवर कर दी है। देखो ये पीरियड जो है सबसे ज़्यादा हार्मोन्स लेवल जो है वो पीक लेवल पे चेंज होते हैं। इस टाइम पे उन्होंने तो अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए बोल दिया कि ठीक है, अपन ऐड में देखते हैं उससे बड़ा इन्फ्लुएंस हो जाता है। सिर्फ इतना ही बोला कि अब जब पैड का यूज कर लिया तो वो ब्लड जो है वो इधर उधर मतलब गिर नहीं रहा, वो वहाँ पे रुका हुआ है, उसकी जो हाइजीन है मेंटेन होगी आपकी, लेकिन बॉडी की जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है वो वही की वही है, वो तो सेफ्टी यूज करने से या पैड यूज करने से बदल रही। तो इसलिए आप लोगों को ये फीमेल्स को बताना है कि इन दिनों में फिजिकल एक्टिविटी जो है अपनी नॉर्मल रखें। मतलब जो टीवी से या इंस्टाग्राम से इन्फ्लुएंस होकर बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कुछ भी चटपटा खा रहे हैं, तो एटलीस्ट ये फ्लो के ड्यूरेशन इन चीज़ों को अवॉइड करें। ओवर एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस ज़्यादा लेना, स्ट्रेस का डायरेक्ट रिलेशन है पीरियड्स के साथ, क्योंकि रस धातु जो मैंने आपको बताया, आहार खाने से, खाने पीने से रस बनता है, रस से पीरियड्स यानी जो ब्लड बनता है, ठीक है, रस से रक्त बनता है और वो फ्लो होता है। तो ऐसा बताया गया कि चिंतनाम अति चिंतना, तो चिंतनाम अति चिंतना यानी कि स्ट्रेस, इससे रस बिगड़ता है, और रस बिगड़ेगा तो फिर पीरियड्स बिगड़ेगा। तो यानी कि जितना हो सके आपने उनको बताना। अब आप ऐसे बोलोगे स्ट्रेस कम करना है तो पॉसिबल नहीं है, वो तो मैं आपको बोल दूंगा स्ट्रेस कम करो आप, लेकिन उनको रेमेडीज क्या बता सकते हो? तो अनुलोम विलोम करना है, भ्रामरी करनी है, प्राणायाम करना है, थोड़ा पैदल चल के निकल जाना है, पाठ पूजा करनी है, यानी कि मन शांत, प्राणायाम बताओ, योगा बताओ। लेकिन इस ड्यूरेशन में योगा करना है क्या? नहीं करना। प्राणायाम करना है क्या? कर सकते हैं। कौन कौन से? अनुलोम विलोम कर सकते हैं। तो उससे जब मन शांत रहेगा तो रस की दृष्टि नहीं होगी, अच्छा रस से रक्त बनेगा और पीरियड्स अच्छे आएंगे, पेनफुल नहीं। ये अभी हम कॉमन पेशेंट्स आते हैं सामने, तो कभी लोग तो सिर्फ इतना अगर स्ट्रेस मैनेज किया तो पीरियड्स के ट्रांसफर कर दें, ऐसा भी प्रैक्टिस में देखने को मिलता है। इसके बाद में इस ड्यूरेशन में इंटरकोर्स अवॉइड करना होता है। मतलब ये कुछ लोगों को, कुछ फीमेल्स को या जेंट्स को नहीं पता होता, लेकिन ये साफ मना है कि इसमें कुछ लोग ऐसा करते हैं प्रैक्टिस में, लेकिन इस ड्यूरेशन में बिल्कुल साफ मना किया गया कि इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए। तो आप बीइंग अ फीमेल आगे बता सकते हो फीमेल्स को, ये प्लस पॉइंट है उनके पास। उसके अगर इंटरकोर्स किया तो उसके बहुत, मैं वर्ड यूज करूँगा कि साइड इफेक्ट है, मतलब बहुत सारे डिजीजेस का कारण है अगर ऐसा होता है। अभी क्या है आजकल इन दिनों में, तो किसी भी सीजन में कोई भी फ्रूट मिल रहा है, किसी भी सीजन में कुछ भी खाने को मिल रहा है, मटर कभी भी मिल रहे हैं, साग कभी भी मिल रहा है, पालक। तो आपने क्या बताना फीमेल्स को? सीजनल फ्रूट खाने हैं, सीजनल खाना खाना है। ये नहीं कि सर्दी वाला फ्रूट गर्मियों में खा रहे हैं, गर्मी वाली सब्जी ठंड में खा रहे हैं। तो अगर ये चीज़ भी मेंटेन करते हैं ना, क्योंकि देखो वो आर्टिफिशियली उगाया जाता है ये सब जो आ रहा है किसी भी सीजन में, तो सिर्फ ये छोटी छोटी प्रैक्टिस करने से लिटरली पीरियड के जो पेन्स हैं, जो क्लोथ्स आते हैं किसी लेडीज को, ये सब खत्म हो जाते हैं, इतनी छोटी छोटी चीज़ें मैनेज करने से। इसके अलावा ड्यूरिंग पीरियड्स क्या बताया गया है, जिन दिनों में फ्लो चल रहा है, तो बताया गया है कि यव का मतलब जौ, तो जौ से बना हुआ खाना खाना चाहिए और साथ में दूध पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि जौ जो होते हैं ना, उनसे थोड़ा पेट साफ होता है, तो इधर से आपका शोधन हो रहा है, यानी कि आप
आपके पीरियड्स का फ्लो है, उधर से पेट साफ हो रहा है, तो ओवरऑल बॉडी का शोधन अच्छा हो जाता है और जो है वो खाने में लाइट टू डाइजेस्ट है, खाने में हल्के होते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है, खास करके इन दिनों में खाने में लाइट टू डाइजेस्ट, हल्की चीजें खाएं, क्योंकि अगर गलती से भी आपका डाइजेशन बिगड़ गया, इनडाइजेशन हो गया, तो पीरियड्स की प्रॉब्लम ज़्यादा है। आहार से रस नहीं बनेगा, रस से रक्त नहीं बनेगा, रक्त से अगर अच्छा रक्त नहीं बनेगा तो फिर पीरियड्स नहीं बनेगा। तो आपने क्या बताया, खास करके फ्लो के डेज में लाइट टू डाइजेस्ट, जो पचने में हल्की चीजें हैं वो खाएं। अभी आजकल ट्रेंड चल रहा है जो हॉट बैग, हीट बैग जो आते हैं, रखते हैं सब लोग क्रैम्प्स को कम करने के लिए, तो वो हर किसी को यूज नहीं करने चाहिए। खास करके आयुर्वेद में जो 3 चीजें हैं, वात, पित्त और कफ, जो पित्त से रिलेटेड है, हीट अर्निंग लेडीज को होता है, क्योंकि आजकल चटपटा खाना बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले अगर फीमेल में हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, देखने को मिलता है पित्त बिगड़ा हुआ, हीट बिगड़ी, तो हीटिंग या स्वेदन इसको आयुर्वेद बोलते हैं। तो पेन रिलीफ करता है, स्नेहन और स्वेदन। स्नेहन मतलब कोरिलेशन, मतलब कि मसाज, पूरी बॉडी की भी या ओनली पेट की भी, तो उससे पेट में कुछ लोगों को रिलीफ मिलता है। और फोमेंटेशन यानी कि हीटिंग बेड से थोड़ा सी टाइप तो कर सकते हो, लेकिन वो ज्यादा नहीं कर सकते। अगर ज्यादा करोगे ना तो दोष बिगड़ेंगे, ब्लीडिंग ज्यादा होने लग जाएगी। कुछ लोग बस इधर ही लगा के रखते हैं पेट पे पूरा दिन भर, तो उससे भी दिक्कत आती है। एक लिमिटेड अमाउंट में, अगर आप फोमेंटेशन बोलते हैं इसको, स्वेदन, तो फोमेंटेशन एक लिमिटेड अमाउंट में करोगे वही ठीक है, ज्यादा नहीं करना। अभी ये सारी चीजें फॉलो क्यों करनी है, अगर ये फॉलो नहीं किया तो अल्टीमेटली पीरियड्स जो एक नेचर ने दे दी है, नेचर की तरफ से पीरियड्स सब चीजें होते हैं, तो वो किस लिए होते हैं, अल्टीमेटली कंसीव करने के लिए, फिटस बनने के लिए। तो ये सब चीजें अगर फॉलो नहीं करेंगे तो इनफर्टिलिटी की बड़ी बड़ी दिक्कतें सामने आ सकती हैं। अगर कंसीव कर भी लिया तो जो फिटस बन रहा है उसमें आजकल आपको पता है कितने बच्चों में डिफेक्ट्स आ रहे हैं। कईयों का आजकल जो इतनी दिक्कतें आई कि एनाटॉमिकल डिफेक्ट देखने को मिलता है। कोई ट्विनिंग, अगर ट्विन बच्चे हो रहे हैं तो वो सही नहीं हो रहे, किसी की उंगली मुड़ी हुई है, किसी का ब्रेन अच्छे से डेवलप नहीं हुआ। वो सब क्यों हो रहा है, इतनी छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से ये सब दिक्कतें आ रही हैं। खाना पीना अच्छा नहीं है, कुछ भी खा रहे हैं, कभी भी कुछ भी कर रहे हैं, तो वहां से अपनी किसकी दृष्टि हो जाती है, आपकी दृष्टि हो जाती है, यानी कि ब्लड जो है वो बिगड़ जाता है। तो इसी ब्लड से क्या बनता है, एंडोमेट्रियम बनती है, पूरी बॉडी रक्त से ही बनी है, रक्त ही जीवन ऐसा है। तो ये बिगड़ गया तो अल्टीमेटली जो एम था पूरी लाइफ टाइम जो आप इस पीरियड से सफर करते हो, इस एक चीज के लिए करते हो, कंसीव करने के लिए, अगर वो अच्छे से नहीं हुआ, उसका रिजल्ट अच्छे से नहीं मिला तो सब गड़बड़ है। तो इससे जो अल्टीमेट प्रोडक्ट है वो अच्छा नहीं होता है, अगर इससे तो फुल नहीं होता। तीन जो मेन आचार्य हैं आयुर्वेद के, तो चरक, सुश्रुत और वाग्भट, ऐसा नाम शायद कोई आपने सुना। तो आचार्य वाग्भट ने तो साफ साफ बोला है कि जो लेडीज घी और दूध का अच्छे से यूज कर रही है, यानी इसको खा रही है, उसका सेवन कर रही है, उनका जो बॉडी में ब्लड है, यानी जो ब्लड शेड होता है हमारा पीरियड्स में, तो वो ब्लड अच्छे से टाइम पे रुकता है पूरे टाइम, और टाइम पे आने के बाद ही बॉडी से निकलता है। अदरवाइज आप लोगों को देखने को मिलेगा आजकल क्या हो रहा है, या तो 15 दिन में ही पीरियड्स आ रहे हैं या 2 महीने में भी नहीं आ रहे हैं, इस तरह के केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो वो क्यों है, क्योंकि मैं जब पेशेंट से डील करता हूँ तो पता लगता है मुझे तो घी पीते ही बड़ा वोमिटिंग जैसा लगता है, मुझे तो दूध पीते ही बड़ा अजीब लगता है। तो ये इतनी सिंपल चीज़ है जो आप लोगों के नरिशमेंट के लिए लिटरली हम पेशेंट को मेडिसिन तो देते हैं, लेकिन साथ में दूध और घी शुरू कराते हैं। हमें पता है कहीं ना कहीं दूध ही ज़्यादा काम कर रहा है, मेडिसिन तो पता नहीं कर रही है। इतनी छोटी सी चीज़ से इनफर्टिलिटी तक ट्रीट हो जाती है, क्योंकि दूध और घी दोनों ही, अगर मैं आपको आपकी भाषा में समझाऊँ तो शीत हुए हैं, ठंडे। इधर से तो सब चटपटा खा रहे हैं मार्केट में जाके, इधर से दूध घी बनता है, कुछ भी ऐसा नहीं है। और आर्तव यानी कि जो ये पीरियड्स का जो ब्लड है, इसको आग्नेय तत्व बोला है। आग्नेय मतलब इन जनरल ही बाय नेचर ही ये हीट वाला होता है, गर्म स्वभाव का होता है। और उधर से भी आप बाहर से जाके भी चटपटा खा रहे हो, गर्म हो गया, तो फिर बदले में काउंटर बैलेंस करने के लिए ठंडे नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो दूध और घी एक तरह से आयुर्वेद के सबसे बड़े रसायन है। रसायन मतलब जो बॉडी में रिजुविनेशन करता है, यानी कि जो सारी की सारी धातुएं मैंने आपको बताई वो अच्छे से बताता है। तो इतनी सिंपल चीजें हैं, अगर ये अभी पेशेंट को शुरू करवा दोगे, आप जाके आप जिन लोगों से बातचीत करते हो तो उनसे पूछोगे ना, खास करके गाँव में फिर भी चलता है, शहर में आ गए तो कोई मतलब ही नहीं। मतलब घी तो मेरा वेट बढ़ रहा है। हाँ, एक चीज और आप बता सकते हो, रिसर्च पेपर आ चुके हैं कि घी से वजन नहीं बढ़ता, खास करके गाय के घी से तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ता।
दो चीजें होती है, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। तो घी खाने से गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, उससे वजन नहीं बढ़ता। खाने वाले पिज्जा और मायोनीज से वजन बढ़ता है, उससे कुछ नहीं हो रहा, वो जाके खाएंगे बर्गर पिज्जा, लेकिन घी और दूध नहीं पिएंगे, उससे वजन नहीं बढ़ता, उससे कुछ वजन नहीं बढ़ता, उससे सिर्फ बॉडी के जो अच्छा फैट है, गुड फैट है, वो बढ़ता है। ये आप बता सकते हो। किसी के पास मैंने भेजी है, वो दोनों पे साइन होने चाहिए, सिर्फ एक पे करें दूसरे पे नहीं करें, दूसरी पे भी करें, प्लीज पास कर दो। कुछ एक फीमेल्स कंप्लेन करती हैं कि पीरियड्स के दौरान, अब मैं आपको कुछ रेमेडीज बता रहा हूँ जो आप इन घर बता सकते हो। जैसे पीरियड्स से पहले या पीरियड्स के दौरान कुछ फीमेल्स को बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, तो उसमें क्या कर सकते हैं, तो अजवाइन जो होती है, अजवाइन को थोड़ी सी 1/14 चम्मच अजवाइन का पानी, आप 1 गिलास पानी लो, 1.4 स्पून अजवाइन लो, उसको थोड़ा सा बॉयल करो, छान के अगर वो 4-5 दिन पीरियड्स आने से 4-5 दिन पहले पीना स्टार्ट किया, तो उससे जो पीरियड्स के क्रैम्प्स हैं वो कम हो सकते हैं। इसी तरह से हींग का भी यूज कर सकते हो। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं मुझे तो अंदर में कुछ खाना ही नहीं, तो हींग को पानी में डाल के हल्की पेस्ट बना के अगर पेट के ऊपर, स्टमक के ऊपर लेप दिया उसका, तो भी गैसेस पास होने लग जाती है। उसको बोलते हैं आयुर्वेद की भाषा में वात का अनुलोमन अच्छे से होने लग जाता है, तो वात की वजह से ही पेट हो, वात के बिना पेट नहीं हो सकता। ये बात आपको सर जैसे घी के बारे में सुना है कि पीरियड आने से पहले अगर घी का सेवन करते हैं सुबह खाली पेट, तो उससे भी हमारे जो पीरियड्स हैं वो, हाँ, क्योंकि घी जो है वो वात और पित्त को दोनों को बैलेंस करने वाला है, और पीरियड्स में मेजर जो रोल है कि जब ब्लड शेड हो उस टाइम पे सबसे ज्यादा भागता है और उसके बाद में पित्त का, तो घी जो है वो वात और पित्त दोनों को बैलेंस करता है, इसलिए वो हेल्पफुल है। और सबसे इम्पोर्टेंट घी जो है ना वो रसायन, आयुर्वेद का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट पता है क्या है, रसायन कॉन्सेप्ट है। यानी कि अपन क्या करते हैं, कोई भी बीमारी होगी उसका ट्रीटमेंट ले लेंगे 5 दिन का या 1 महीने का, जो भी ट्रीटमेंट लेंगे, लेकिन उसके बाद में एक बीमारी हुई, उसने अगर माइक्रो लेवल पे जाके डीप जाके समझे तो सेल्स हैं टिश्यू, तो सेल और टिश्यू जो है वो बिगड़ जाते हैं। लेकिन आयुर्वेद में रसायन का, मैं लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखेंगे, जितने क्वेश्चन पूछते हैं। तो रसायन थेरेपी क्या करती है, जो हमारा बॉडी का नरिशमेंट है वो अच्छे से, और बीमारी की वजह से जो पर्टिकुलर ऑर्गन है, जैसे लीवर की कोई बीमारी है, हमने इन्फेक्शन हो गया लीवर में, 5 दिन का कोर्स कर लिया, 10 दिन का कोर्स कर लिया, इन्फेक्शन खत्म हो गया, बंदे को बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन इन्फेक्शन के बाद लीवर में कुछ बोलेंगे कमजोरी आ जाती है, उस कमजोरी को कि वो कमजोरी लाइफ टाइम बनी ना रहे और अगली बार अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो वो ज़्यादा शरीर के ऊपर इम्पैक्ट ना डाले, इसलिए रसायन चिकित्सा बताई गई। यानी कि बीमारी ठीक हो उसके बाद भी अपन 10-15 दिन का ट्रीटमेंट सिर्फ इसलिए देते हैं कि लीवर के अंदर प्रॉब्लम आई, उसकी वजह से सेल्स को जो कमजोरी आई वो खत्म हो जाए, ये कॉन्सेप्ट से फायदा है। तो रसायन, सबसे अच्छा रसायन फीमेल्स के लिए या सबके लिए आंवला रहता है। तो जो फीमेल्स आपको कंप्लेंट करती हैं हॉट फ्लशेस की, कि एकदम से लाल पीले हो जाते हैं, बहुत गर्मी लगती है, बर्निंग सेंसेशन फील होती है, तो आप उनको आंवले का रस या आंवले का मुरब्बा ऐसा बता सकते हैं, उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को खास करके फीमेल जैसे देखने को मिलते हैं तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन बड़ी गंभीर दिक्कत है। अगर पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा ना तो बॉडी के अंदर बात एक्यूमुलेट होने लगती है, और जहाँ बात एक्यूमुलेट होगी वहाँ 70 तरह की बीमारियां होती है। आयुर्वेद में जो बीमारियों का काउंट होता है तो बात की वजह से 80, की वजह से 40 और कफ की वजह से 20 बीमारियां, तो सबसे ज्यादा बीमारियां बात की वजह से। और पेट अगर साफ हो उससे यूट्रस का जो मसल एंडोमेट्रियम है उसको स्ट्रेंथ मिलेगी, तो इस दौरान गुनगुना पानी पीना चाहिए, ल्यूकवार्म वाटर पीना चाहिए, क्योंकि ऑटोमेटिकली डाइजेशन पावर थोड़ी कम हो जाती है, तो खाने में हल्का खाना है और साथ में ल्यूकवार्म पानी पीना है। यानी कि आप क्या बता सकते हो, तो बता सकते हो कि 2 लीटर की पानी की बोतल लेकर रखो, जिसमें तो पानी गर्म रहता है लंबे समय तक, और दिन भर में वही पानी का इंटेक करना, ऐसा बता सकते हो। ठीक है, और जिन लोगों को बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन है तो आप लोगों ने सुना होगा दूर्वा या डाब जिसको बोलते हैं, यूज करते हैं, ग्रहण जब लगता है तो उस टाइम पे डाब डालते हैं दूध के अंदर, तो उसका रस अगर कोई पिएगा तो बर्निंग सेंसेशंस कम होते हैं, हॉट फ्लशेस कम हो जाते हैं। इसी तरह से आंवले का यूज है, इसी तरह से बहुत ज्यादा किसी का तो वो दूर्वा या डाब का यूज कर सकता है, तो वो हीट को डायरेक्ट कम करता है,
एसिडिटी कम करता है और हॉट फ्लैशेस कम करता है। और जब जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है वो यूज़ कर सकता है, क्योंकि गुस्सा और पित्त का डायरेक्ट रिलेशन है और वो इस दुर्वा से हीट कम होगी, पित्त कम होगा तो वो बैलेंस होगा। और जब पित्त बैलेंस हो जाएगा तो हॉर्मोन्स अपने आप बैलेंस हो जाएंगे ऐसा। ओके, सूखा धनिया का जो पाउडर आता है वो बहुत अच्छी रेमेडी है हॉर्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। तो जो फीमेल है ना वो चिड़चिड़ी रहती है, तो उनको आप क्या बता सकते हो कि थोड़ा 1/4 टेबलस्पून पानी के साथ सूखे धनिया का पाउडर लो, तो उससे भी वो यूरिन के थ्रू टॉक्सिन्स को भी बॉडी से निकालता है और हॉर्मोन्स को भी बैलेंस करता है। और ब्लोटिंग जो है, कई फीमेल्स को बहुत ब्लोटिंग रहती है खास करके पीरियड से पहले, तो वो ब्लोटिंग भी रिलीज करता है। और ब्लोटिंग अगर रिलीज होता है तो और भी अच्छा जो पीरियड्स का फ्लो है वो अच्छा मेंटेन होता है। जीरे का यूज कर सकते हो। कुछ फीमेल्स को खास करके ऐसी प्रॉब्लम आती है कि पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा बार मोशन जाना पड़ता है, मोशन के लिए जाना पड़ता है कि दिन में 3-3, 4-4 बार। तो जीरा जो है भून के रख लिया, ऐसे यूज कर सकते हो, डायरेक्ट यूज कर सकते हो, उसको पानी में बॉईल करके भी ले सकते हो। तो उससे जीरा जो है ना वो फीकल मैटर को बांधता है, तो उससे क्या होता है ड्यूरिंग पीरियड भी और ऐसे भी बहुत आपको बताएंगे। कुछ लोगों को पीरियड्स के दौरान वेजाइनल एरिया में बहुत ज़्यादा इचिंग रहती है, तो उनको आप क्या बता सकते हो, नोट कर लीजिए। ग्लास ऑफ पानी में डाल के थोड़ा बॉईल किया, बॉईल करने के बाद त्रिफला की वॉशिंग अगर करते हैं तो इन्फेक्टिव फोकस वहाँ से चला जाता है। तो जो कुछ लोगों को फंगल इन्फेक्शन रहता है, कुछ लोगों को इचिंग रहती है, डिस्कम्फर्ट रहता है वेजाइनल, तो वो या इससे चला जाता है। तो एटलीस्ट इन दिनों में अगर वहाँ पे वॉश किया त्रिफला से या पूरे टाइम भी किया तो चलेगा, अच्छी रेमेडी है, नेचुरल रिजल्ट की है। मेडिकल शॉप में मिलेगा, किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर में त्रिफला का पाउडर दे दो। त्रिफला का पाउडर आप 1 चम्मच लीजिए 2 से 2.5 गिलास पानी में, उसको थोड़ा बॉईल कीजिए, बहुत ज़्यादा बॉईल करने की जरूरत नहीं है। उसको फिर छान लेना, 2 बार छानना है ताकि पार्टिकल्स ना आए पानी के अंदर, और फिर उससे वॉश करने के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे वो एक अलग टॉपिक बनेगा, जो नेक्स्ट लेक्चर लेंगे तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि गर्भ संस्कार बोला जाता है कि जब कंसीव कर लिया या करने वाले हैं तो किस तरह की पूरी लाइफस्टाइल बताए कि कैसे बहुत ही अच्छा बच्चा पैदा हो, उसके लिए किस तरह का लाइफस्टाइल, किस तरह का खाना पीना यूज करना चाहिए। तो ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है, तो कभी फिर से मौका मिला तो वो डिस्कस करेंगे। डिलीवरी के बाद क्या क्या फॉलो करना चाहिए, इसको बहुत ही सिंपल है, छापा हुआ, तो उसको वो कैसे कैसे उसमें क्या क्या रेमेडीज है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या डू एंड डोंट्स है, तो ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है, फिर से इनको टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो सिंपल रेमेडीज हैं लेकिन बहुत काम आती हैं, आप खुद पे और अपने आसपास के वाले लोगों पे ट्राई करके देखो। लेकिन साथ ही साथ आपको क्या ध्यान रखना है, तो जब इशू बहुत ज़्यादा है तो फीमेल्स को सबसे ज़्यादा इस चीज़ की अवेयरनेस, आप सिर्फ 2 मिनट और सबसे ज़्यादा इस चीज़ की अवेयरनेस आप पैदा कर सकते हो कि अपनी प्रॉब्लम्स को चुपचाप सहते नहीं रहना है, आपको बताना सबसे पहले, और वहाँ पे भी सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा तो हॉस्पिटल्स में जाना, क्योंकि ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। कब किसी का यूट्रस एनलार्ज होने लग जाता है, कब किसी को फाइब्रॉइड बनने लग जाता है, बड़ी बड़ी बातें बन जाती है होती है आसपास, इनफर्टिलिटी तक की बातें आ जाती है। आजकल इतने इनफर्टिलिटी केस बढ़ रहे हैं, पहले कभी सुना था कि कंसीव करने के लिए मेडिसिन की जरूरत है, आपकी एज में ऐसा कभी नहीं हो, यहाँ पे बड़ी एज के लोग हैं, लेकिन अभी इतना कॉमन हो गया, हमारे पास हर डॉक्टर आते हैं कि मेडिसिन से कंसीव नहीं होता और आगे जाके ही यूज करना है। तो इतनी छोटी छोटी चीज़ें अगर फॉलो की ना तो इस तरह की दिक्कतें नहीं होती। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। दवाइयाँ मैंने सिर्फ इसलिए नहीं बताई क्योंकि उसका मैसेज, हाँ मैं मैडम को पूरा डाटा शेयर कर दूँगा आपको। आप लोग मेरा नंबर ले सकते हो, इससे सब फ्री कंसल्टेशन हो जाएगा। मतलब अगर पीरियड रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम है, बड़ी नेचुरल प्रॉब्लम है तो आप कॉल कर सकते हो, नंबर 969। सर हेयर फॉल के रिगार्डिंग कोई रेमेडी बता दो, सबकी प्रॉब्लम है लेडीज की।